Hello and welcome to Commerce Made Easier. In today's lecture of Accountancy class 11th, we will start a new topic that is subsidiary books. तो इससे पहले जो है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जो अकाउंटिंग रूल्स हैं, प्रोसीजर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं और बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं। तो अकाउंटिंग प्रोसेस में जब हम ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई कर लेते हैं उसके बाद हम उसको सब्सिडियरी बुक्स में इसको रिकॉर्ड करते हैं। सब्सिडियरी बुक्स को हिंदी में कहते हैं सहायक पुस्तिकाएं। तो after identifying the business transactions, vouchers are prepared and with the help of source documents and then transactions are recorded in the subsidiary books. तो जो ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई करने के बाद और वाउचर्स बनाने के बाद सोर्स डॉक्यूमेंट की हेल्प कर से जो हमने अपने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि वाउचर्स क्या होते हैं और कैसे बनाए जाते हैं, सोर्स डॉक्यूमेंट की हेल्प से उसके बाद हम इन ट्रांजेक्शन्स को जो है सब्सिडियरी बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। इनको बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहा जाता है और इसमें जो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में यानी कि एक सिस्टमैटिक जो है डेट वाइज हम इसको डेली बेसिस पर यानी कि हर रोज़ इनको जो है मेंटेन किया जाता है, हर रोज़ इसमें रिकॉर्डिंग की जाती है। तो जो अकाउंटिंग है उसमें बहुत सारी ऐसी बुक्स होती हैं जिसमें डेली बेसिस पर एंट्री की जाती है, कुछ में जो है जैसे लेजर्स हैं उसमें पीरियडिकली की जाती है, वीकली या मंथली बेसिस पर की जाती है और कुछ ऐसी होती हैं जो अकाउंटिंग जो साल के एंड में बनती है जैसे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो इस तरह से अलग अलग तरह के जो है बुक्स प्रिपेयर होती हैं, अकाउंट्स प्रिपेयर होते हैं, स्टेटमेंट्स प्रिपेयर होती हैं। तो सब्सिडियरी बुक्स में जो है वो डेली बेसिस पर जो है एंट्री की जाती है एंड इट इज़ जनरली मेंटेन्ड बाय द जूनियर स्टाफ। तो हमने बुक कीपिंग जो हमने पढ़ा था, बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी, तो जो बुक कीपिंग है ये बेसिकली उसका पार्ट है। तो इसमें हम सब्सिडियरी बुक्स बना रहे हैं, वाउचर बना रहे हैं और सब्सिडियरी बुक्स में रिकॉर्डिंग कैसे होती है ये हम अब सीखेंगे। तो टाइप्स ऑफ सब्सिडियरी बुक्स क्या होती हैं, कितनी तरह की सब्सिडियरी बुक्स होती हैं। वैसे तो बिजनेस अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो है सब्सिडियरी बुक्स बना सकता है, कितनी भी उसकी ज़रूरतें होती हैं। छोटे बिजनेसेस में कम बुक्स होती हैं, बड़े बिजनेसेस में ज़्यादा होती हैं। कंपनीज़ है, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है, तो बड़ा व्यवसाय है, छोटा है, किसी भी प्रकार का जो बिजनेस है उसके हिसाब से वो अपनी सब्सिडियरी बुक्स बना सकते हैं। बेसिकली जो है 8 टाइप्स की सब्सिडियरी बुक्स होती हैं देखने को जो मिलती हैं, वो हैं जर्नल प्रॉपर, देन जर्नल प्रॉपर और जनरल जर्नल दो तरह के जो होते हैं। बेसिकली हम इसको सिंपली जर्नल भी कह देते हैं। तो जर्नल जो है इसमें हम जर्नल एंट्रीज करते हैं और इसको हिंदी में रोजना मचा प्रविष्टि इसमें जो है वो की जाती है, यानी कि जर्नल एंट्रीज की जाती हैं। उसके बाद कैश बुक है, इसको रोकड़ जो है पुस्तिका कहा जाता है। कैश से रिलेटेड इसमें जो है ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होती हैं। जो जर्नल प्रॉपर है या जर्नल है इसमें सभी तरह की ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जा सकता है, चाहे वो एसेट से रिलेटेड हो, लायबिलिटी से रिलेटेड हो, एक्सपेंस से रिलेटेड हो, इनकम से रिलेटेड हो, हर तरह की चीज़ें जो है इसमें आ जाती हैं। प्रॉफिट लॉस गेन हर तरीके की एंट्रीज इसमें हो जाती हैं। और जर्नल और जर्नल प्रॉपर में जो डिफरेंस है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो मैं सिंपल जर्नल की बात कर रही हूँ कि इसमें हर तरह की एंट्री की जा सकती है। देन कैश बुक, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, कैश बुक में सिर्फ कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स ही रिकॉर्ड की जाती है। तो कैश पेमेंट्स एंड कैश रिसिप्ट्स आर रिकॉर्डेड इन द कैश बुक विद द हेल्प ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट या वाउचर्स। देन नेक्स्ट बुक इज़ परचेज बुक। तो परचेज बुक क्या होती है, जहाँ इसको जो है क्रय पुस्तिका भी कहा जाता है। तो परचेजेस बुक में जो है जितने भी हम, क्योंकि कैश बुक में जो है कैश परचेजेस आ जाते हैं, तो जो परचेजेस बुक है उसमें क्रेडिट परचेजेस आ जाते हैं, जैसे कि उधार से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो आ जाती हैं। सेल्स बुक में सेल्स जितनी भी हमारी बिक्री होती है, खासकर क्रेडिट सेल्स, उनकी एंट्री की जाती है। उसके बाद एक बुक होती है परचेज रिटर्न बुक, इसको रिटर्न आउटवर्ड बुक भी कहा जाता है। तो परचेज रिटर्न बुक में तो जो हमने खरीदा है, कई बार हो सकता है उसमें कोई माल ख़राब हो, अकॉर्डिंग टू ऑर्डर नहीं हो, या हमारी जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग ना हो, उन्होंने सप्लायर ने नहीं भेजा हो, तो हम इसको वापस कर देते हैं। कुछ माल या रास्ते में टूट फूट हो जाती है, किसी तरह का कोई डैमेज हो जाती है, उसको यूजेबल कंडीशन में वो नहीं रहती है, तो हम उसको वापस कर देते हैं। तो ऐसा सामान जिसको हम वापस कर देते हैं अपने क्रेडिटर को या जिसको हमने खरीदा है जिससे उसको, तो इसमें उसकी एंट्री की जाती है सेल परचेज रिटर्न बुक। तो जो परचेज किया हुआ माल है वो हमने वापस किया, तो इसको रिटर्न आउटवर्ड बुक भी कहा जाता है। बाहर जाना, बाहर की ओर, यानी कि वापस करना। देन सेल्स रिटर्न बुक जो होता है, अनदर बुक, सेल्स बुक जो होती है उसमें सेल्स की रिकॉर्डिंग होती है। उसके बाद सेल्स रिटर्न बुक में जो सेल्स को वापस करते हैं, जैसे हमारे कस्टमर्स हैं, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ना हो सामान, डिमांड के अकॉर्डिंग ना हो, तो वो हमें सामान वापस कर सकते हैं। और जो है रिटर्न इनवर्ड बुक भी इसे कहा जाता है।
तो सेल्स रिटर्न बुक में जो बिक्री की गई है उससे हमें जो वापस करता है कस्टमर सामान, उसकी रिकॉर्डिंग की जाती है, कब किसने कितना सामान वापस किया। इसको हम आगे आने वाले अपने लेक्चर्स में डिटेल में डिस्कस करेंगे। देन आफ्टर दैट 7th बुक जो होती है दैट इज़ बिल रिसीवेबल बुक। तो अगर जब हम उधार में सामान खरीदते हैं तो या बेचते हैं तो उसके लिए बिल रिसीवेबल या बिल पेबल जो है वो बुक बनाई जाती है। तो बिल रिसीवेबल जो होता है, हम अपने डेटर्स जो हमारे होते हैं, जो हमसे उधार में सामान लेते हैं, उसको हम कुछ पर्टिकुलर टाइम देते हैं, 2 महीने 3 महीने कोई भी 1 महीना, तो जो टाइम फिक्स कर लिया जाता है उसके लिए एक बिल लिखा जाता है। और एक होता है नॉर्मल जो सेल आपने करी है तो उसका कोई टाइम फिक्स नहीं है, लेकिन जो बिल ऑफ एक्सचेंज है उसमें एक टाइम फिक्स होता है कि इतने समय के बाद वो आपका पैसा आपको लौटाएगा जो आप उसने सामान लिया है उसके बदले में। तो इसकी एंट्री जो है, बिल्स की एंट्री जो रिसीवेबल हैं दैट इज़ एसेट, और उसकी जो है एंट्री हम यहाँ पर करते हैं, किसका पैसा, कितना पैसा किससे कब लेना है, उसकी रिकॉर्डिंग इसमें बिल रिसीवेबल बुक में होती है। इसी तरीके से बिल पेबल जो बुक होती है, 8th टाइप की बुक है, इसमें जो बिल्स हमने देने, जैसे हम उधार में लोग हमसे सामान लेते हैं ऐसे हम भी उधार में सामान खरीदते हैं, तो इसकी जो एंट्री होती है बिल पेबल बुक में होती है। तो जो बिल्स हमारे ऊपर लिखे जाते हैं, जो बिल हमें पे करने हैं अपने क्रेडिटर्स को आफ्टर फिक्स पीरियड ऑफ टाइम, तो इसको जो है बिल पेबल बुक में इसकी रिकॉर्डिंग होती है। तो 8 तरह की बेसिक बुक्स हैं। इसके अलावा भी जो है अपनी कोई जो है हम इसके पार्ट्स या सप्लीमेंट्री बुक्स खोल सकते हैं, जिससे कि हमारे बिजनेस की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से। ज़रूरी नहीं है कि एक बिजनेस ये 8 बुक्स खोलेगा, तो जितनी उसकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से। तो जो छोटे बिजनेस होते हैं नॉर्मली वो जर्नल और कैश बुक खोल लेते हैं। तो कोई किसी को मान लीजिए कोई दूसरे कैश में डील नहीं करता, वो सारी जो ट्रांजैक्शंस हैं उसकी दूसरे तरीके से होती हैं, तो वो उसके हिसाब से जो है बुक्स को यूज़ कर सकता है। तो जैसे रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम अपनी बुक्स को मेंटेन कर सकते हैं। तो बेसिकली 8 तरह की बुक्स जो हैं इनको सहायक पुस्तिकाएं या सब्सिडरी बुक्स कहा जाता है। नाउ वी विल डिस्कस वन बाय वन all the subsidiary books. So first of all we will discuss the journal. So a journal is a book of original entry in which the transactions are recorded for the first time as and when they take place in the chronological order. तो जो जर्नल होता है ये बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री है, यानी ओरिजिनल एंट्री मतलब पहली बार जिसमें जो है सोर्स डॉक्यूमेंट्स की हेल्प से एंट्री की जाती है। तो इससे पहले कहीं भी हमारी बुक में कहीं पर भी कुछ भी उस ट्रांजैक्शन के बारे में लिखा हुआ नहीं था, तो पहली बार हम उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। तो जर्नल जो होता है इट इज़ ऑल्सो नोन एज बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। सिर्फ जर्नल ही नहीं, जितनी भी हमने बुक्स अभी डिस्कस की थी वो सारी ही बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, क्योंकि पहली बार उनमें से ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो हम इन 8 बुकों में से किसी एक बुक में उसको एंट्री करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। तो नेचर ऑफ जो ट्रांजैक्शन है उस पर डिपेंड करता है किस बुक में हमें से रिकॉर्ड करना है। कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शन को कैश बुक में करेंगे, जो जिसको कहीं भी जगह नहीं मिलेगी उसको हम जर्नल में रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो जब भी वो ट्रांजैक्शंस होती हैं फर्स्ट टाइम हम उनको रिकॉर्ड करते हैं एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मीन्स एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में डेट वाइज उसको रिकॉर्ड किया जाता है। देन ए जर्नल कैन बी जर्नल जिसमें कि ऑल टाइप ऑफ ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड। तो जर्नल जो होता है सामान्य जो जर्नल होता है उसमें हम हर तरह की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो कई बार जो छोटे बिजनेसेस होते हैं वो सारी सब्सिडरी बुक्स ना मेंटेन करके सिर्फ कैश बुक और एक जर्नल है वो बनाते हैं। तो सारी जो सेल्स रिलेटेड है, परचेज रिलेटेड है, एक्सपेंस रिलेटेड है, इनकम रिलेटेड है, सारी तरह की एंट्रीज जो है इसमें जर्नल में की जाती हैं। और दूसरा जो है जर्नल प्रॉपर जो होता है इसमें सिर्फ स्पेसिफिक ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की जाती है। तो जो 8 बुक हमने डिस्कस की थी उसमें जो एंट्रीज की जाती हैं जर्नल को छोड़ करके, बाकी जो 7 बुक्स हैं उनमें जो एंट्रीज की जाती हैं उनसे रिलेटेड उनमें कर दी जाती है। और उसके बाद जो है जो ट्रांजैक्शंस को बाकी कहीं रिकॉर्ड जिनको नहीं किया जा सकता है, उनमें से कहीं जगह नहीं मिल रही है, उसको हम जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड करते हैं। जैसे डेप्रिसिएशन से रिलेटेड है, इनकम से रिलेटेड है, जो है एक्सपेंसेस से रिलेटेड जो एंट्रीज होती हैं, ट्रांजैक्शंस होती हैं, उनको हम वहाँ पर ओपनिंग एंट्री है, क्लोजिंग एंट्री है, इस तरह की बहुत सारी एंट्रीज होती हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस से रिलेटेड है, जो एक्रूड इनकम्स हैं, इस तरह की बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं जिनको हम रिकॉर्ड करते हैं जर्नल प्रॉपर में। तो एग्जाम में इसमें क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि किस तरह की एंट्रीज जो है वो जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड की जाती हैं। तो इसमें बहुत तरह की जो इनकम रिलेटेड, एक्सपेंस रिलेटेड या लॉस रिलेटेड या गेन रिलेटेड एंट्रीज होती हैं वो सारी हम इसमें जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड करते हैं। देन इसको हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम इसके न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे। देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जर्नल क्या होते हैं। तो जर्नल इज़ ए बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। तो सबसे पहली विशेषता इसकी क्या है, ये ओरिजिनल एंट्री की बुक है। इसमें पहली बार
सोर्स डॉक्यूमेंट की हेल्प से एंट्री की जाती है। देन ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड डेली एंड डेट वाइज। तो इसमें ट्रांजेक्शन जो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड की जाती है और रेगुलर बेसिस पर, डेली बेसिस पर इसको रिकॉर्ड किया जाता है, रोज एंट्री की जाती है। तो जूनियर स्टाफ के द्वारा जनरली इसको मेंटेन किया जाता है। तो डबल एंट्री सिस्टम इज फॉलोड फॉर रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शंस। तो डबल एंट्री सिस्टम को हम फॉलो करते हैं। डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है, जिसमें एक ट्रांजैक्शन को दोनों पहलुओं को रिकॉर्ड किया जाता है, यानी कि उसको डेबिट भी किया जाता है किसी एक अकाउंट को उसमें, और दूसरे अकाउंट को किसी को क्रेडिट भी किया जाता है। तो यानी कि कोई चीज़ इंक्रीज हो रही है, कोई डिक्रीज हो रही है, या किसी पे जो है किस तरह का इफेक्ट हो रहा है, दो ट्रांजैक्शंस कम से कम या दो अकाउंट्स जो है प्रभावित करती है हर ट्रांजैक्शन डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग। तो इसमें जो कम से कम दो लेजर्स में उसको रिकॉर्ड किया जाता है जर्नल एंट्री को। देन एवरी ट्रांजैक्शन इज फॉलोड बाय नरेशन। तो हर जर्नल एंट्री के नीचे हम व्याख्या लिखते हैं, नरेशन लिखते हैं कि ये जर्नल एंट्री क्यों बनाई गई है। जैसे मान लीजिए आपने बिजनेस शुरू किया है, तो आपने पैसे लेकर आए हैं आप, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट हमने किया, तो नीचे नरेशन लिख दी जाएगी कि स्टार्टेड जो है कैपिटल ब्रॉट बाय द प्रोप्राइटर इन द बिजनेस, या कैपिटल इन्वेस्टेड बाय द पार्टनर इन द बिजनेस। तो किसी भी तरीके से हम इसमें नरेशन जो है उसको एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरीके से ये ट्रांजैक्शन हमने क्यों बनाई है। देन इट कैन बी सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स एंट्री। तो जो जर्नल एंट्रीज होती हैं ये कई तरह की हो सकती हैं, सिंपल हो सकती है, कंपाउंड हो सकती है और कॉम्प्लेक्स हो सकती है। नाउ टाइप्स ऑफ जर्नल एंट्रीज, कितनी तरह की जर्नल एंट्रीज होती है, अब हम उसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जो जनरल टाइप की एंट्री है दैट इज सिंगल जर्नल एंट्री। तो जर्नल एंट्री जो होती है, इन सच जर्नल एंट्री वन अकाउंट इज डेबिटेड एंड वन अकाउंट इज क्रेडिट। तो मतलब एक अकाउंट को हमने डेबिट किया है और एक अकाउंट को ही क्रेडिट किया है, तो दोनों साइड सिंगल सिंगल अकाउंट होते हैं। तो जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, हमने सैलरी पे की है 10,000 रुपीज़, तो सैलरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा 10,000 टू कैश अकाउंट, ये आपका क्रेडिट में होगा। तो डेबिट में एक अकाउंट को हमने डेबिट किया है ऊपर और एक अकाउंट को ही क्रेडिट किया है, तो वन अकाउंट इज डेबिटेड एंड वन अकाउंट इज क्रेडिटेड इन द सिंगल जर्नल एंट्री। तो ये एग्जांपल हो गया सिंगल जर्नल एंट्री का। उसके बाद जो सेकंड टाइप की एंट्री होती है दैट इज कंपाउंड जर्नल एंट्री। इन सच एंट्री वन अकाउंट इज डेबिटेड और क्रेडिटेड एंड अदर साइड मोर देन वन अकाउंट इज डेबिटेड और क्रेडिटेड। यानी कि इसमें दो, जैसे डबल एंट्री सिस्टम में क्या होता है, एक दोनों साइड, एक अकाउंट डेबिट हो गया, एक अकाउंट क्रेडिट हो गया। तो अब जो है कंपाउंड जर्नल एंट्री में एक साइड में जो है एक अकाउंट डेबिट होगा या क्रेडिट होगा और दूसरी साइड में एक से ज़्यादा अकाउंट जो है डेबिट या क्रेडिट होंगे। जैसे कि हम एक इस एग्जांपल से समझ सकते हैं। तो मान लीजिए हमने बिजनेस ने कुछ एक्सपेंसेस पे किए हैं, जैसे कि सैलरी दी है 10,000 रुपीज़, सैलरी अकाउंट डेबिट 10,000 रुपीज़, वेजेस अकाउंट डेबिट 5,000 रुपीज़, रेंट अकाउंट डेबिट 20,000 रुपीज़। तो यानी कि सैलरी, वेजेस और रेंट ये तीनों ही एक्सपेंसेस हैं, तीनों ही डेबिट हैं, और टू कैश अकाउंट 35,000 ये टोटल हमने पे कर दिया। तो इसमें डेबिट में तीन अकाउंट जो हैं वो डेबिट हुए हैं डेबिट साइड में, और क्रेडिट साइड में सिर्फ एक ही अकाउंट जो है क्रेडिट है, कैश अकाउंट। तो अब ये एंट्री बनी कैसे है, कंपाउंड की जगह हम इसको सिंगल एंट्रीज भी बना सकते थे, सिंपल जर्नल एंट्री बना सकते थे। जैसे कि सैलरी पे करने के लिए हम बना सकते थे सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश 10,000 रुपीज़, फिर हम बनाते वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश सेकंड जर्नल एंट्री, फिर हम बनाते रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश थर्ड जर्नल एंट्री। तो सभी अकाउंट में जो कॉमन चीज़ क्या थी जर्नल एंट्रीज में, कैश अकाउंट जो है वो सभी में क्रेडिट हो रहा था। तो इसको हमने शॉर्ट कर दिया और तीनों अकाउंट्स को एक साथ हमने डेबिट कर लिया और कैश अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। तो इससे हमारी बार बार एंट्री करने की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है और एक ही एंट्री से हमारा काम चल जाता है। तो यहाँ पर कंपाउंड जर्नल एंट्री में क्या होता है कि एक साइड में, चाहे वो डेबिट साइड हो चाहे क्रेडिट साइड हो, एक अकाउंट जो है वो डेबिट या क्रेडिट होगा और दूसरी साइड में, अदर साइड में जैसे एक से ज़्यादा अकाउंट्स डेबिट या क्रेडिट होंगे। तो मान लीजिए अगर एक अकाउंट ऊपर डेबिट हुआ है तो नीचे एक से ज़्यादा अकाउंट क्रेडिट होंगे, या अगर ऊपर एक से ज़्यादा अकाउंट डेबिट हुए हैं तो नीचे सिर्फ एक ही अकाउंट क्रेडिट होगा। जैसे इस एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं 3 अकाउंट को हमने डेबिट किया है और एक अकाउंट ही सिर्फ यहाँ पर क्रेडिट है। तो ये कौन सी एंट्री बन गई, कंपाउंड जर्नल एंट्री। ओके, अब जो है थर्ड टाइप की जर्नल एंट्री दैट इज कॉम्प्लेक्स जर्नल एंट्री। इन सच जर्नल एंट्रीज मोर देन वन अकाउंट इज डेबिटेड एंड क्रेडिटेड ऑन बोथ साइड्स। तो इसमें जो है एक से ज़्यादा अकाउंट्स जो हैं वो डेबिट साइड में भी होंगे और एक से ही ज़्यादा अकाउंट जो है क्रेडिट साइड में होंगे, यानी कि दोनों साइड में। जैसे कंपाउंड में क्या था कि सिर्फ एक साइड में जो है, एक तरफ डेबिट या क्रेडिट साइड में किसी में भी ज़्यादा अकाउंट होंगे और एक साइड में सिर्फ एक ही अकाउंट होगा। यहाँ पर कॉम्प्लेक्स जर्नल एंट्री में एक से ज़्यादा
डेबिट में है और एक से ही ज़्यादा क्रेडिट में है, तो दोनों साइड ज़्यादा अकाउंट्स हैं, एक से ज़्यादा। जैसा कि हम इस एग्जांपल की हेल्प से देख सकते हैं, ओपनिंग द एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ या कैपिटल अकाउंट की सारे हमने जो है अकाउंट ओपन करते हैं जब, तो ये ओपनिंग एंट्री का एग्जांपल यहाँ पर हम ले रहे हैं। तो जब अकाउंटिंग हमारा ईयर ओपन होता है, शुरू होता है, तो उस समय में ये एंट्री पास करते हैं। देखिए इसमें हमने एंट्री की है, सारी एसेट्स को हमने डेबिट किया है। स्टॉक अकाउंट डेबिट 20,000, गुडविल अकाउंट डेबिट 50,000, मशीनरी अकाउंट डेबिट 50,000 एंड कैश अकाउंट डेबिट 10,000। तो इतने 4 जो हमारे अकाउंट्स हैं दे आर डेबिटेड इन द जर्नल एंट्री। इसी तरीके से जो क्रेडिट में है उसमें भी एक से ज़्यादा अकाउंट्स को हमने क्रेडिट किया है। टू कैपिटल अकाउंट 1 लाख, टू क्रेडिटर्स अकाउंट 10,000, टू जनरल रिजर्व 20,000। तो एसेट एंड लायबिलिटीज अकाउंट ओपनड। तो ये 3 अकाउंट हमारे यहाँ पर क्रेडिट में है, 4 अकाउंट हमारे यहाँ पर डेबिट में है। तो ये कौन सी एंट्री हो गई? इसको कॉम्प्लेक्स जर्नल एंट्री कहा जाता है। तो ये 3 तरह की बेसिक जो एंट्रीज हैं वो हम अकाउंट में पास करते हैं। सिर्फ ये ओपनिंग और ओपनिंग एंट्री ही नहीं, बहुत तरह की ऐसी एंट्रीज हो सकती हैं जो आपको अभी हम क्लियर नहीं कर सकते, क्योंकि आप अभी स्टार्टिंग स्टेज में हैं, आप अभी सिर्फ अकाउंटिंग सीख रहे हैं, बेसिक सीख रहे हैं। तो जब हम 12th क्लास में अकाउंटिंग पढ़ेंगे, हायर क्लासेस में अकाउंटिंग पढ़ेंगे, तो उसमें आप देखेंगे बहुत बार हमारे को कॉम्प्लेक्स एंट्रीज जो है हम देखने को मिलेंगी अकाउंट्स में। देन 4th टाइप की जनरल एंट्री जो होती है ओपनिंग जनरल एंट्री। ओपनिंग जनरल एंट्री जैसे नाम से ही पता चल रहा है, इट इज पास्ड इन द जर्नल इन द बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर टू रीओपन द बैलेंस शीट आइटम्स, एसेट, लायबिलिटीज एंड कैपिटल। तो ये जो हमने ऊपर एग्जांपल पढ़ा है ये ओपनिंग एंट्री का ही है, यानी कि जब हम साल के शुरू में एंट्री पास करते हैं अकाउंट्स को ओपन करने के लिए, रीओपन करने के लिए। तो हर साल क्या होता है, जैसे हमारा अकाउंटिंग ईयर होता है अप्रैल से मान लीजिए मार्च तक का अकाउंटिंग ईयर है, तो हम साल के शुरू में 1 अप्रैल को जो है सारे अकाउंट्स को ओपन करते हैं दोबारा से, ताकि हम पूरा साल उसमें एंट्री कर सकें। उसके बाद जो है उसमें एंट्री करते हैं तो जितने भी बैलेंस शीट में आइटम्स होते हैं, एसेट साइड के सारे आइटम ऊपर डेबिट में आ जाते हैं, और लायबिलिटी साइड के जो आइटम होते हैं बैलेंस शीट के, चाहे वो रिजर्व हो, चाहे वो लायबिलिटीज़ हो, चाहे वो कैपिटल हो, सारी की सारी हमारी क्रेडिट में आ जाती हैं। तो इस तरह से सारे अकाउंट्स हमारे खुल जाते हैं, रीओपन हो जाते हैं, और हम फिर से अपने बिजनेस जो स्टार्ट चल रहा होता है उसकी एंट्रीज इससे रिलेटेड अकाउंट्स में कर सकते हैं। नाउ जो 5th टाइप की एंट्री है क्लोजिंग जर्नल एंट्री। It is a complex journal entry which is passed in order to close the various asset, liabilities and capital account at the end of the accounting year। तो जैसे हमने ओपनिंग एंट्री की बात अभी डिस्कस की थी, तो ओपनिंग एंट्री साल के शुरू में होती है और क्लोजिंग एंट्री साल के एंड में होती है। तो साल के एंड में जो हमारी क्लोजिंग बैलेंस शीट होती है उसमें जितनी भी एसेट्स, लायबिलिटीज या कैपिटल शो होती है उसको हम जो है क्लोज कर देते हैं। साल के एंड में सारे अकाउंट्स जो है बंद कर दिए जाते हैं, और उसके लिए जर्नल में जो है एक एंट्री बनाई जाती है जिसको क्लोजिंग एंट्री कहा जाता है। उसमें भी सेम ऐसे ही बनती है जैसे ओपनिंग एंट्री बनती है। सारी जो एसेट्स हैं उनको डेबिट किया जाता है और लायबिलिटीज और कैपिटल अकाउंट्स को जो है वो क्रेडिट किया जाता है। इस तरीके से देखिए एक से ज़्यादा अकाउंट डेबिट में है और एक से ही ज़्यादा अकाउंट क्रेडिट में है। तो ये क्या एंट्री हो गई? कॉम्प्लेक्स एंट्री है बेसिकली। तो कैश अकाउंट डेबिट 10,000, बैंक अकाउंट डेबिट 20,000, डेटर्स अकाउंट डेबिट 40,000, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 2 लाख, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 1 लाख, टू कैपिटल अकाउंट 2,50,000, टू क्रेडिटर्स 60,000, टू आउटस्टैंडिंग सैलरी 10,000, टू जनरल रिजर्व 50,000। तो क्लोजिंग एंट्री फॉर एसेट्स, लायबिलिटीज एंड कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर इज पास्ड। तो ये हमारी क्लोजिंग एंट्री हो गई। तो साल के एंड में इस तरह से अकाउंट बंद कर दिए जाएंगे। उसके बाद अगले दिन जब हमारा न्यू अकाउंटिंग ईयर शुरू होगा तो फिर हम ओपनिंग एंट्री पास करेंगे और हमारे अकाउंट फिर से रीओपन हो जाएंगे। तो ये सिस्टम चलता रहता है हर साल। साल के शुरू में, साल के एंड में हम अकाउंट्स को ओपन करते हैं साल के शुरू में, और साल के एंड में हम उसको क्लोज कर देते हैं। तो ये हमारी जर्नल एंट्रीज के बारे में हमने डिस्कशन किया आज। आशा है आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा और बहुत ही बेसिक सा है, बहुत ईजी था ये टॉपिक्स। और आगे हम जो है नेक्स्ट अपने वीडियो में जो है डिस्कस करेंगे कि जर्नल एंट्रीज कैसे बनाई जाती हैं, क्या रूल्स जो है उनको लगाए जाते हैं, किस तरह से, किस रूल का किस सिचुएशन में कैसे पता चलेगा हमें कि किस रूल से हमें किसी जर्नल एंट्री को बनाना है, किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है। ये देखेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। आशा है आपको वीडियोस अच्छे लगा होगा। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।